हाँ भैया आ गया जल्दी। नमस्कार। नमस्कार सभी साथियों को। आज की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप भी धीरे धीरे आ रहे हो तो आज मैं भी धीरे धीरे आ रहा हूँ थोड़ा। देख रहा था मैं आपके कमेंट पढ़ रहा था। गुड इवनिंग सभी को। सभी विद्यार्थी जुड़ गए। बंकट सिंह जी कह रहे हैं गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। नमस्कार। गुड इवनिंग। आप भी बहुत धीरे धीरे आ रहे हो ना, इसलिए हम भी ऐसे ही आते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो अपना विषय रहेगा मित्रों, वह रहेगा हिंदी साहित्य अपना चल रहा है। और हिंदी साहित्य में भी आदिकाल की बारी जो चल रही थी आज समाप्त हो जाएगी। नमस्कार जी। गौरव जी। जी सर। धीरज जी कह रहे हैं नमस्ते सर। बिल्कुल नमस्कार। चलिए शुरुआत करते हैं आज के विषय की। 10वें नंबर की क्लास से। और यदि आपने अब तक इससे पहले की कक्षाएं नहीं देखी है तो आप जाइएगा और जाकर के आपको देखना है। इससे पहले 9 कक्षाएं हो चुकी है। कितनी कक्षाएं हो चुकी है? 9 कक्षाएं। प्लेलिस्ट व्यवस्थित रूप से बनी हुई है और प्लेलिस्ट में जाकर के आप एक एक कक्षा को क्रम वाइज देख सकते हो। चलिए आज बात करते हैं। कल आपने इतना सहयोग किया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः मैं आज की क्लास का प्रारंभ कर रहा हूं। आज की कक्षा में हम बात करने जा रहे हैं। सर किसकी बात करेंगे? सर बात करेंगे आज आदिकाल और आदिकाल में लौकिक व गद्य साहित्य। वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी की अपन बात कर रहे हैं। यदि आपने, जी नमस्कार, यदि आपने थ्योरी भी नहीं पढ़ रखी है तो आप ध्यान पूर्वक इस कक्षा को देखते हो तो गद्य और लौकिक साहित्य में से शायद ही कोई प्रश्न बाहर जाए, ऐसा मुझे नहीं लगता है। फिर भी आप ध्यान पूर्वक के एक एक चीज को आपको देखना है, विश्लेषण करना है। लगता है यह चीज इंपॉर्टेंट है, उसको नोट करना है। जी बिल्कुल। बंकर सिंह जी की भी बात मान लें। सभी बंकर सिंह जी कह रहे हैं सभी फ्रेंड लाइक जरूर कर दें। जी बिल्कुल। हिंदी साहित्य आदिकाल की बात कर रहे हैं, चलिएगा। ये रहा पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या कह रहा है देखिएगा। निम्न में से कौन सी रचना वीर रस की है? निम्न में से कौन सी रचना वीर रस की है? बताइएगा। क्या ढोला मारूरा दुहा है? क्या राउर वेल है? क्या रणमल छंद है? क्या उक्ति व्यक्ति प्रकरण है? जी लाल साहब बताइएगा। आज मैं आपको वक्त दे रहा हूं, आज वक्त दे रहा हूं कि पहले आप ही उत्तर दे, देख करके फिर मैं चीजों को विश्लेषित करूं यहां पर। शिवानी जी का उत्तर आ गया है, एक का सी है। लाखन सिंह जी कह रहे हैं सर 3 है। पूजा कह रहे हैं 3 है। निमेश परिहार जी ए बता रहे हैं, गौरव जी सी बता रहे हैं, सोनम रघुवंशी जी सी बता रही है, शिवानी यादव एक का सी बता रही हैं, पूजा प्रजापति जी सी उत्तर दे रही है, पार्थ साहू सी, भूमिका जी सी बता रही हैं, राजकुमार जी सी, सोनू सी बता रहे हैं, दिलीप जी सी बता रहे हैं। चलिए सी सभी का उत्तर आ रहा है। कौन सी रचना वीर रस की है? कौन सी रचना वीर रस की है? सर ढोला मारूरा दुहा, ढोला मारूरा दुहा, राउरवेल, रणमल छंद और उक्ति व्यक्ति प्रकरण। तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण तो क्या है? सर उक्ति व्यक्ति प्रकरण तो एक व्याकरण ग्रंथ है। क्या है? एक व्याकरण ग्रंथ है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण तो व्याकरण ग्रंथ है। ठीक है। ढोला मारूरा दुहा, ढोला मारूरा दुहा बताइएगा किस ग्रंथ में त्रिकोणीय प्रेम कहानी का वर्णन हुआ है? किस ग्रंथ में त्रिकोणीय प्रेम कहानी वर्णित है? बताइएगा किस ग्रंथ में त्रिकोणीय, कलमल छंद, बिल्कुल, त्रिकोणीय प्रेम कहानी वर्णित है। ढोला मारूरा दुहा, ढोला मारूरा दुहा वियोग श्रृंगार की रचना है। किस श्रृंगार की रचना है? वियोग श्रृंगार रस की
रचना है? जी सर, राउरवेल। राउरवेल को आगे अपन डिस्कस करेंगे, यहां पर आप बताइएगा राउरवेल में कौन सा रस है? बताइएगा। राउरवेल, कितने विद्यार्थी जुड़ गए हैं आज? सभी साथियों को जोड़िएगा। क्यों जल्दी आकर घूम गए थे कि आज आज मैं लेट हो गया था? चलिए कोई बात नहीं, फिर देख लेना है। तो राउरवेल संयोग श्रृंगार की रचना है। किस श्रृंगार की रचना है? राउरवेल संयोग श्रृंगार की रचना है। संयोग श्रृंगार की रचना कौन सी है? राउरवेल है सर। तो आपका उत्तर बिल्कुल सही आ रहा है, रणमल छंद। क्या उत्तर हो जाएगा? रणमल छंद। रणमल छंद में कौन सा रस है? रणमल छंद में वीर रस है। कौन सा रस है? वीर रस है। सभी विद्यार्थियों को शेयर कर दीजिएगा क्लास को। क्लास प्रारंभ हो चुकी है। श्रृंगार रस है सर राउरवेल में। जी बिल्कुल सही बात है। संयोग श्रृंगार, मैंने क्या पूछा था? किस रचना में त्रिकोणीय प्रेम का वर्णन हुआ है? किस रचना में त्रिकोणीय प्रेम का वर्णन हुआ है? बताइएगा। राउरवेल में। विनोद जी कह रहे हैं श्रृंगार रस है सर राउरवेल में। श्रृंगार भी है, और श्रृंगार भी कौन सा है? संयोग श्रृंगार है। कौन सा है? संयोग श्रृंगार है। राधा जी कह रहे नमस्कार नमस्कार। राजकुमार भिलाला वीर रस बता रहे हैं। बिल्कुल वीर रस की रचना रणमल छंद है। ये पहला का उत्तर क्या होगा? 3। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि रचना और रचनाकार से संबंधित बेमेल विकल्प का चयन करना है। रचना और रचनाकार से संबंधित बेमेल विकल्प का चयन करना है। बेमेल विकल्प का चयन करना है। बताइएगा। राउरवेल रोड़ा कवि की है। संदेश रासक क्या अब्दुल रहमान की है? वर्ण रत्नाकर क्या ज्योतिश्वर ठाकुर की है? रणमल छंद क्या वंशीधर की है? बेमेल कथन का चयन करना है। सर 2 का डी होगा। सर 2 का डी होगा। जुगल किशोर जी उत्तर आ गया है। सोनम रघुवंशी जी 2 का डी बता रही है। पूजा जी डी बता रही है। शिवानी जी 2 का डी उत्तर बता रही है। 2 का डी उत्तर बता रही है। बताइएगा। देखिएगा। जी बिल्कुल कमेंट पढ़ रहा हूं मैं। बिल्कुल कमेंट पढ़ रहा हूं। ढोला मारूरा में कविता जी का उत्तर आ गया है। चलिए। तो राउरवेल रोड़ा कवि की है। बिल्कुल सही बात है, रोड़ा कवि की है राउरवेल। संदेश रासक अब्दुल रहमान की है। वर्ण रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर की है। रणमल छंद क्या वंशीधर की है? क्या रणमल छंद क्या वंशीधर की है? क्या क्या श्रीधर की है? क्या बताओ किसकी है? रणमल छंद वंशीधर, श्रीधर या लक्ष्मीधर? 3 विकल्प दे रहा हूं। वंशीधर, श्रीधर और लक्ष्मीधर। बताइएगा। कि सही उत्तर आ रहा है। विनोद कह रहे हैं कि सर 2 का डी उत्तर ही होगा। बिल्कुल सही बात है। लेकिन बताइएगा रणमल छंद किसकी है? रणमल छंद किसकी है? रणमल छंद किसकी है? पूजा जी का आ गया सर श्रीधर की है। सपना यादव जी बता रहे हैं श्रीधर। पूजा जी बता रही है डी। जी बिल्कुल आप सभी का उत्तर सही आ गया है, श्रीधर की है। बिल्कुल। तो यहां पर रणमल छंद किसकी है? तो रणमल छंद है श्रीधर की। किसकी है? श्रीधर की। रचना का नाम क्या है? रणमल छंद है। तो फिर वंशीधर कहां पर आते हैं? वंशीधर कहां पर आते हैं? वंशीधर कहां पर आते हैं? टीका लिखी है। किसकी टीका लिखी है बताइए? वंशीधर ने। चलिए अगला प्रश्न की बात करूं मैं। अगला प्रश्न चलो मैं बता देता हूं। वंशीधर ने टीका किसकी लिखी है? तो वंशीधर ने
बंशीधर ने टीका लिखी है किसकी? प्राकृत पेंगलम की। किसकी टीका लिखी है? प्राकृत पेंगलम की टीका किसने लिखी है? बंशीधर ने लिखी है। तो बंशीधर इसके क्या हैं? टीकाकार हैं। टीकाकार कौन है? बंशीधर है। कमर कस लो। पहला ही कमेंट आता है लाल साहब का, सबसे पहले एक ही कमेंट आता है, कमर कस लो दोस्तों, तैयार हो जाइएगा जी। श्रीधर की है, श्रीधर की है, श्रीधर की है। अगला प्रश्न देखिएगा, चौथा प्रश्न ये रहा। आदिकाल में मनोरंजन व रसिकता, आदिकाल में मनोरंजन व रसिकता का समावेश किसने किया है? आदिकाल में मनोरंजन व रसिकता के कवि कौन है? आदिकाल में मनोरंजन व रसिकता के कवि कौन है? बताइएगा। आदिकाल में मनोरंजन व रसिकता के कवि कौन है? क्या विद्यापति है, अमीर खुसरो है, कवि कल्लोल है, या अब्दुल रहमान है? या अब्दुल रहमान है? बताइएगा। इससे पहले मैं आप उत्तर दीजिएगा, मैं आपको बता दूं कि विद्यापति को क्या कहा जाता है। सर विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। मैथिल कोकिल कहा जाता है। ब्रज कोकिल सत्यनारायण कवि रत्न को कहा जाता है। सर विद्यापति को मैथिल कोकिल किस रचना के आधार पर कहा जाता है? तो मित्रों पदावली रचना के आधार पर कहा जाता है। अमीर खुसरो की बात करें तो अमीर खुसरो खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन है? यदि प्रश्न ये आ जाए कि खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन है, प्रथम कवि आपसे पूछा जाए तो आपका उत्तर हो जाएगा अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने पहेलियां और मुकरियां लिखी है। क्या लिखी है? पहेलियां और मुकरियां लिखी है। आगे बात करेंगे अमीर खुसरो की। सर दूसरे का डी उत्तर है, सॉरी क्या बता रहे हैं? दूसरे का बी बता रहे हैं। फिर कवि कल्लोल या फिर कुशल लाभ, कवि कल्लोल या फिर कुशल लाभ, कुशल लाभ। सर कवि कल्लोल की रचना का नाम तो, कवि कल्लोल की रचना का नाम तो सर ढोला मारूरा दूहा है। क्या है सर? ढोला मारूरा दूहा, ढोला मारूरा दूहा किसकी रचना है? कवि कल्लोल या कुशल लाभ की रचना है। अब्दुल रहमान ने कौन सी रचना लिखी है? अब्दुल रहमान ने संदेश रासक रचना लिखी है। संदेश रासक अब्दुल रहमान की रचना है। और आगे बात करेंगे कि जैसे अब्दुल रहमान को हिंदी का पहला कवि किसने माना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को हिंदी का पहला कवि माना है। इतनी बात समझ में आ गई क्या? हाँ सर आ गई है। चलिए कितने विद्यार्थी जुड़ गए हैं? 72 विद्यार्थी। आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। एक एक चीज को आप आत्मसात कीजिएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर आ रहे हैं, सभी के सही उत्तर आ रहे हैं। गुजा जी कह रहे ढोला मारूरा दूहा। विनोद गुजर जी कह रहे हैं अमीर खुसरो की। अच्छा अमीर खुसरो के। चलिए संदेश रासक पदावली, हाँ सर। चलिए तो आदिकाल में, बात आदिकाल की हो रही है, आदिकाल में मनोरंजन व रसिकता के कवि कौन हैं? सर अमीर खुसरो हैं। कौन है? अमीर खुसरो हैं। बिल्कुल सही का उत्तर आ गया है, सभी बिल्कुल सही उत्तर बता रहे हैं। आगे बात करें प्रश्न नंबर 4, ये रहा आज का। आज साथियों अपन जैसे कि अपना जो ये 10वीं क्लास है, और इससे पूर्व 10वीं क्लास में 2 वीडियो मैंने रणनीति के बता रखे हैं, वर्ग 1 वर्ग 2 की तैयारी कैसे करें। और इसके अलावा कल अपनी मैराथन क्लास यदि आपने नहीं देखी होगी, जिस भी साथी ने मैराथन क्लास नहीं देखी है तो कृपया जाकर के देखिएगा। संधि, उपसर्ग, प्रत्यय और शब्द शुद्धिकरण का कंप्लीट कर चुके हैं जी। हेमा कुरैशी जी बिल्कुल भी बता रही है, बिल्कुल आप सभी का सही उत्तर आ रहा है। बिल्कुल शानदार, आप मेहनत कर रहे हो, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन मेहनत आपको जारी रखना है, आगे भी छोड़ना नहीं है, बीच में नियमितता के साथ चीजों को पढ़ते जाना है। एक दिन अच्छा होगा सब, इस यकीन के साथ। अमीर खुसरो के गुरु निजामुद्दीन औलिया की कौन सी उपाधि नहीं है?
नहीं प्रश्न आया है कि अमीर खुसरो के गुरु निजामुद्दीन औलिया की कौन सी उपाधि नहीं है? कौन सी उपाधि नहीं है? अमीर खुसरो के गुरु कौन है? फिर निजामुद्दीन औलिया है। इन्होंने निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर चलो मैं आप आंसर बताइएगा, तब तक मैं लिख रहा हूं। जब निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु हो जाती है तो फिर अमीर खुसरो ने भाव विभोर होकर बहुत सारे पद लिखे और उनमें एक प्रश्न यह पूछा जा चुका है। एक प्रश्न तो यह पूछा जाएगा कि क्या प्रश्न आया है कि यहां पर मैं लिख रहा हूं गौरी, इस प्रश्न का उत्तर भी आपको ही बताना है। गौरी सोवे सेज पर, गौरी सोवे सेज पर मुख पर डारत केश, गौरी सोवे सेज पर मुख पर डारत केश, चल खुसरो घर आपने, चल खुसरो घर आपने ट्रेन बही चहु देश। प्रश्न यह है कि यह प्रश्न पूछा जा चुका है। क्या प्रश्न पूछा जा चुका है सर, बता दीजिएगा। प्रश्न यह आ चुका है कि यहाँ पर गौरी किसको व्यंजित कर रहा है? यहाँ पर गौरी किसको व्यंजित कर रहा है? ऑप्शन आएगा क्या मोहम्मद गौरी को व्यंजित कर रहा है? यह विकल्प आ गया। क्या निजामुद्दीन औलिया को व्यंजित कर रहा है? क्या निजामुद्दीन औलिया को व्यंजित कर रहा है? बताइएगा। यहाँ पर गौरी शब्द किसको व्यंजित कर रहा है? बताइएगा, गौरी शब्द किसको व्यंजित कर रहा है? अमीर खुसरो ने लिखा है छंद उनके गुरु की मृत्यु पर। जी बिल्कुल, ये बात सही है सर। लाखन सिंह जी कह रहे हैं सर निजामुद्दीन औलिया जी को। यहाँ पर गौरी शब्द किसको व्यंजित कर रहा है? तो यहाँ पर गौरी शब्द उनके गुरु निजामुद्दीन औलिया को व्यंजित कर रहा है। अमीर खुसरो के गुरु की निजामुद्दीन औलिया की कौन सी उपाधि नहीं है? सुल्तान उल औलिया। सुल्तान उल औलिया क्या संतों का राजा? इसका तात्पर्य क्या है साथियों? संतों का राजा, संतों का राजा ये है। इसके बाद अपन बात करें योगी सिद्ध, तूतीय हिंदम और महबूब ए इलाही। महबूब ए इलाही का तात्पर्य क्या हो गया? ईश्वर का प्रेमी, ईश्वर का प्रेमी। इसका उत्तर अलग अलग आ रहा है सभी का, मुझे सब पता चल रहा है कि सभी इसका उत्तर अलग अलग दे रहे हैं क्योंकि आपने इसको पढ़ा नहीं है, इस वजह से। तो यहां पर ध्यान रखिएगा। अरे बिल्कुल आसान है, नहीं भी पढ़ा है तब भी तो आप उत्तर सही दे सकते हो, तब भी तो यहां बिल्कुल ये उत्तर तो आपका बिल्कुल सही आया है। लेकिन इसका भी सही उत्तर क्या दिया है आपने? सर तूतीय हिंदम। देखिएगा, इसका शाब्दिक अर्थ होता है, क्या होता है सर? तोता ए हिंद। क्या होता है? तोता ए हिंद कौन है? तो आप कीजिएगा अमीर खुसरो हैं। लेकिन एक बार एमपी में यहाँ पर एक बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है, शायद 2016-17 असिस्टेंट प्रोफेसर में यह प्रश्न आया था कि बताइएगा अमीर खुसरो को क्या कहा जाता है। एक बार यह प्रश्न आया था और एक विकल्प में यह भी दे रखा था तूतीय हिंदम और एक विकल्प में दे रखा था तोताए हिंद। तो फिर इसका सही उत्तर क्या माना गया था? जब यह विकल्प में नहीं है तो फिर आपको इसका चयन करना है। तो फिर निजामुद्दीन औलिया की उपाधियां क्या क्या हैं? सुल्तान उल औलिया है, योगी सिद्ध है और महबूब ए इलाही है। जबकि तूतीय हिंदम किसकी उपाधि है? आप कहोगे सर यह तो किसकी है? यह तो अमीर खुसरो की है। किसकी है? यह तो अमीर खुसरो की है। बात समझ में आ गई क्या? हाँ सर आ गई है। आगे बढ़िएगा। चौथे का भी नहीं होगा। आप
आप क्या कर रहे हो भाई? योगी सिद्ध बता रहे हो आप? योगी सिद्ध तो जब आपको, चलो आपको ये पता नहीं है कि सुल्तान उल औलिया आपको नहीं आता है, योगी सिद्ध आपको नहीं आता है, महबूब ये इलाही आपको नहीं आता है, लेकिन आपको ये तो पता है कि तोता ये हिंद अमीर खुसरो की है, तो फिर यही तो पूछ रहे हैं। आप समझने की कोशिश कीजिएगा। आपको एक विकल्प आ रहा है, उस पर ही गौर करना है। सोनू साहू जी कह रहे हैं सर 4 का 3 होगा। जी हाँ, यही तो तरीका है। ऑनलाइन यहाँ हम वस्तुनिष्ठ लेकर आ रहे हैं, इसका तात्पर्य ये नहीं है। आप मैनेज करना सीखिएगा। बहुत सारे विद्यार्थियों ने इसका गलत उत्तर दिया है, अभी भी चौथे का बी उत्तर आ रहा है बहुत सारे विद्यार्थियों का। आपको 3 विकल्प नहीं आ रहे हैं, लेकिन आपको एक का तो पता है ना कि तोता है हिंद किसको कहा जाता है, अमीर खुसरो को कहा जाता है, तो फिर इनको थोड़ी कहा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। ढोला मारूरा दूहा, ढोला मारूरा दूहा, ढोला मारूरा दूहा रचना का नाम क्या है? सर ढोला मारूरा दूहा के संबंध में असंगत कथन का चयन करना है। ढोला मारूरा दूहा के संबंध में असंगत कथन का चयन करना है। आज तैयारी कर कर नहीं आए हो क्या? उत्तर बहुत कम दे रहे हो और गलतियां भी हो रही है। क्या हो रही है? गलतियां भी हो रही है, ये नहीं होना चाहिए, बताइएगा। ढोला मारूरा दूहा के संबंध में असंगत कथन का चयन करना है। इसकी भाषा राजस्थानी है, इसके नायक ढोला है, इसकी नायिका मालवणी है, यह गीति काव्य है जो मूलतः पश्चिमी राजस्थान से संबंधित है। बता दीजिएगा क्या इसका उत्तर होगा? बता दीजिएगा क्या इसका उत्तर होगा? क्या इसका उत्तर होगा? 5 का सी, 5 का सी। अब जाकर कमेंट फास्ट हुए हैं थोड़े, अब जाकर एक्टिव दिख रहे हो साथियों। पूरे दिन ऑफलाइन क्लास के बाद 1 घंटे आपसे जुड़ते हैं, उसमें बड़ा अच्छा लगता है, और आप सक्रियता के साथ उत्तर दीजिएगा। 5 का सी है, 5 का सी है। लाल साहब कह रहे हैं, शिवानी जी कह रहे हैं 5 का सी। देखिएगा, ढोला मारूरा दुहा में भाषा राजस्थानी है, हाँ बिल्कुल सही बात है। इसके नायक ढोला है, इसके नायक कौन है? इसके नायक ढोला है। इसकी नायिका मालवनी है, क्या मालवनी है क्या? नहीं सर, कि नायिका सर मालवनी नहीं है, तो फिर क्या है? मालवनी नहीं है सर। इसकी नायिका की बात करें, जैसे माना कि ढोला है, ढोला नरवर के राजकुमार हैं। इसके बाद में बताओ, वियोग की मार किस पर पड़ी थी? सर मारवणी पर पड़ी थी। तो मारवणी कौन है? मारवणी इसकी क्या है? नायिका है। मारवणी की कहाँ की है? कहाँ की है? पूगल की है। कहाँ की है? सर पूगल कहाँ है? राजस्थान का बीकानेर, राजस्थान का बीकानेर पूगल है। और एक नायिका कौन है? एक मालवणी है। मालवणी कहाँ की है? माल से ध्यान रखना, मालवा की है। कहाँ की है? मालवा के राजा की पुत्री है। मारवणी का विवाह ढोला से हो जाता है कितनी वर्ष की उम्र में? सर 3 वर्ष की उम्र में। तो फिर किस रचना में त्रिकोणीय प्रेम कहानी का वर्णन है? सर ढोला मारूरा दूहा में। किसमें है? ढोला मारूरा दूहा में। आगे बात करते हैं, तो ये विशेषताएं आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर इसकी नायिका मालवणी नहीं है, इसकी नायिका मालवणी नहीं है, जबकि इसकी नायिका कौन है? इसकी नायिका मारवणी है। इसकी नायिका कौन है? मारवणी है। आ गया समझ में? हाँ, उपनायिका मालवणी, बिल्कुल। 5वें का सी। तो ऐसे प्रश्न आने वाले हैं, बिल्कुल ऐसे प्रश्न आने वाले हैं। आगे बढ़े? हाँ सर आगे बढ़िएगा। ये रहा छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, छठा प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। नमस्कार। राउर वेल के बारे में असंगत कथन का चयन करें। कौन सी रचना की बात कर रहे हैं? सर राउर वेल की बात कर रहे हैं। राउर वेल किसने लिखी है? सर रोड़ा कवि ने लिखी है, या रोवू कवि ने लिखी है। किसने लिखी है? रोड़ा कवि की रचना का नाम क्या है? राउर। राउर यहाँ नायिका को भी माना जाता है। राउर वेल के बारे में असंगत कथन का चयन कीजिएगा।
यह श्रृंगारिक रचना है, इसमें वियोग श्रृंगार का प्रयोग हुआ है। इसमें 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने इसकी नायिका राउर को माना है। यह शिलांकित कृति है। यह शिलांकित कृति है जो मुंबई के यह शिलांकित कृति है जो मुंबई के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में रखी हुई है। प्रिंस ऑफ, तो यह एक शिलांकित कृति है। डॉक्टर नगेंद्र ने इसकी नायिका राउर को माना है। इसमें 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं। यह श्रृंगारिक रचना है, इसमें वियोग श्रृंगार का प्रयोग हुआ है। बताइएगा छठे प्रश्न का उत्तर क्या होगा। दया नामा जी का उत्तर आ गया सर, छठे का ए होगा। सोनू जी कह रहे हैं सर ए होगा। राजकुमार बिलाला जी डी बता रहे हैं। जुगल किशोर जी 6 का ए बता रहे हैं। विनोद जी ए बता रहे हैं। जी बिल्कुल ए आंसर होगा। अंकित जी कह रहे हैं सर चंपू काव्य है। हाँ बिल्कुल, राउरवेल यह गद्य व पद्य श्रेणी की रचना है। गद्य व पद्य श्रेणी की रचना है। तो यह कौन सा काव्य हो गया? यह हो गया चंपू काव्य हो गया। कौन सा काव्य हो गया? गद्य पद्य मिश्रित रचना को चंपू काव्य कहा जाता है। गद्य पद्य मिश्रित रचना को चंपू काव्य कहा जाता है। हाँ सर बिल्कुल कहा जाता है। कितनी बोलियों के शब्द मिलते हैं? 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं। डॉक्टर नगेन ने इसकी नायिका राउर को माना है। यह शिलांकित कृति है जो मुंबई के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में रखी है। आगे क्या बात समझ में? हाँ सर आ गई है। यह श्रृंगारिक रचना है, इसमें वियोग श्रृंगार का प्रयोग हुआ है क्या? वियोग श्रृंगार का प्रयोग हुआ है क्या? लाइक कम कर रखे हैं क्या? कक्षा आपको पसंद नहीं आ रही है क्या? कक्षा आपको पसंद नहीं आ रही है क्या? बताइएगा, लाइक कर दीजिएगा यदि नए विद्यार्थी हैं तो। और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए काव्य क्लासेस गुना का टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह की सूचना आपको वहां मिलने वाली है। सर 6 का ये होगा। सर यह वियोग श्रृंगार की नहीं है, तो फिर बताओ कौन से श्रृंगार की है? सर यह तो वियोग श्रृंगार की नहीं है, यह तो संयोग श्रृंगार की रचना है। इस श्रृंगार की रचना है, संयोग श्रृंगार की रचना है। चलिए, तो ये पूरी विशेषताएं आपको ध्यान रखना है राउरवेल के बारे में। लाखन सिंह जी ने लिख दिया है सर राउरवेल से नखशिक वर्णन की शुरुआत होती है। हिंदी साहित्य में नखशिक वर्णन की शुरुआत किस रचना से मानी जाती है? तो राउरवेल से मानी जाती है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। संयोग की है बिल्कुल। बड़ी पारखी निगाहें हो गई है आपकी। आप तो ऑप्शन को देखते ही परखने लग गए हो, बड़े पारखी हो गए हो हिंदी साहित्य के। संयोग की है। मास्टर बनने वाले हो, मास साहब बनने वाले हो, मास साहब, मेरे सभी गुरुजनों मेरे मित्रों, गुरुवर ही हो जाओगे आगे जाकर, क्या है ना। नखशिक वर्णन पहले पद्य में, तदोपरांत पद्य। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। आप तो आपका उत्तर बिल्कुल सही आ रहा है, तो बताओ इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए असंगत कथन का अपन को चयन करना था। हिंदी के प्रथम मुस्लिम कवि हैं, बताइएगा हिंदी के प्रथम मुस्लिम कवि कौन है? हिंदी के प्रथम मुस्लिम कवि कौन है? बताइएगा हिंदी के प्रथम मुस्लिम कवि कौन है? अमीर खुसरो, अब्दुल रहमान, मुल्ला दाऊद और जायसी। बताइएगा। तब तक मैं रचनाओं के नाम लिख देता हूं। जैसे बात करें मुकरियां व पहेलियां किसने लिखी है? मुकरियां व पहेलियां किसने लिखी है? मुकरियां व पहेलियां अमीर खुसरो ने लिखी है। किसने लिखी है? अमीर खुसरो ने लिखी है। इसके बाद बात करें संदेश रासक किनकी रचना है? बताइएगा संदेश रासक किसकी रचना है? सर अब्दुल रहमान की रचना है। फिर बात करें चंदायन सूफी रचना है। और जायसी की बात करें तो बताइएगा पद्मावत किनकी रचना है?
सर पद्मावत जायसी की रचना है। बताइएगा हिंदी के प्रथम मुस्लिम कवि कौन है? हिंदी के प्रथम मुस्लिम कवि बताइएगा कौन है? शिमली जी कह रहे हैं सर बी है, विनोद जी कह रहे हैं सातवें का 2 है। कमेंट फास्ट हो गए हैं, सबके उत्तर शानदार आ रहे हैं। जी बिल्कुल, 7 का 2 है, बी है, अब्दुल रहमान है। मोना शर्मा जी ने लिखा है कि सर अब्दुल रहमान है, बी है। जी बिल्कुल, आपके सभी के उत्तर बेहतरीन आ रहे हैं। हिंदी की प्रथम मुस्लिम कवि कौन है? अब्दुल रहमान है, अमीर खुसरो नहीं है। अमीर खुसरो से पहले कौन आते हैं? अब्दुल रहमान आते हैं, अमीर खुसरो उनके बाद है फिर। जी बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है। हिंदी के प्रथम कवि की बात करें तो फिर कौन है? अब्दुल रहमान है। तो फिर बताइएगा संदेश राशक से, संदेश राशक से कौन सी परंपरा प्रारंभ होती है? संदेश राशक से हिंदी साहित्य में षड ऋतु वर्णन की परंपरा प्रारंभ होती है। षड ऋतु वर्णन की परंपरा संदेश राशक से। और अभी आपने नखशिक वर्णन की परंपरा, नखशिक वर्णन की परंपरा हिंदी साहित्य में किससे प्रारंभ होती है? सर राउर वेल से प्रारंभ होती है। सर राउर वेल से प्रारंभ होती है, राउर वेल से प्रारंभ होती है। तो फिर बताइएगा साथियों, फिर बताइएगा सर क्या, फिर बताइएगा मित्रों कि हिंदी साहित्य में 12 मासा वर्णन की परंपरा का प्रारंभ, 12 मासा वर्णन की परंपरा का प्रारंभ हिंदी साहित्य में किस रचना से माना जाता है? 12 मासा वर्णन की परंपरा का प्रारंभ हिंदी साहित्य में किस रचना से माना जाता है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का पहला कवि माना है अब्दुल रहमान को, बिल्कुल सही है। पद्मावत 1540 57 खंड, हेतुत परीक्षा प्रिय अलंकार है जायसी का। बिल्कुल, बहुत एडवांस हो गए, तैयारी बहुत शानदार चल रही है आपके। आ गया है लाखन सिंह जी ने कह दिया सर बीसल देव है। हिंदी साहित्य में 12 मासा वर्णन की शुरुआत बीसल देव रासों से होती है। हाँ मित्रों, बिल्कुल आप सही ट्रैक पर हो। 12 मासा वर्णन की परंपरा की शुरुआत किस रचना से मानी जाती है? तो उत्तर हो गया आपका बीसल देव रासो। बीसल देव रासो। एक प्रश्न का उत्तर और बता दीजिएगा कि 12 मासा वर्णन में बीसल देव रासो का प्रारंभ किस माह से होता है? बीसल देव रासो का प्रारंभ किस माह से होता है? शुभ संध्या जी, देखिएगा बीसल देव रासो का प्रारंभ बताइएगा क्या आषाढ़ माह से होता है? 12 मासा बीसल देव में मिलता है, हिंदी साहित्य की पहली रचना है। क्या आषाढ़ माह से होता है? क्या कार्तिक माह से होता है? बताइएगा। बीसल देव रासों में 12 मासा मिलता है, हिंदी साहित्य की पहली रचना हो गई। लेकिन बताओ 12 मासा वर्णन बीसल देव रासों में क्या आषाढ़ माह से मिलता है या कार्तिक माह से मिलता है? जुगल किशोर जी कह रहे हैं आषाढ़ माह से मिलता है। कार्तिक, आपका ही आशीर्वाद है, चरण स्पर्श। हाँ अंकित जी, चीजों को आप सुनते हो अच्छी तरह, लिखते हो, नोट करते हो और फिर रिवीजन करते हो बार बार। कार्तिक कार्तिक आषाढ़, कार्तिक आषाढ़, कार्तिक आषाढ़, कार्तिक। आशा जी कह रही हैं गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। राजकुमार कह रहे हैं ये आप गलत हो रहा है। बहुत सारे विद्यार्थी 2 तरह के उत्तर दे रहे हैं, इसका मतलब आपको कंफर्म पता नहीं है। तो आप देखिएगा साथियों कि अपन बात करें कि हिंदी साहित्य में 12 मासा वर्णन की रचना बीसल देव रासो है। क्या है? बीसल देव रासो है, ठीक है। लेकिन यह किस माह से प्रारंभ होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कार्तिक माह से प्रारंभ होता है। सर जायसी की पद्मावत में जो 12 मासा मिलता है वह तो व्यापक ढंग का है, मार्मिक ढंग का है। सर्वाधिक व्यापक और मार्मिक ढंग का 12 मासा पूछा जाए तो फिर वह पद्मावत में। सर कौन कौन सी रचना में 12 मासा मिलता है? तो हिंदी की पहली रचना जिसमें 12 मासा मिलता है वह हो गई बीसल देव रासो। सर और भी मिलता है मार्मिक, यदि व्यापक 12 मासा की बात करें तो वह पृथ्वीराज रासों में मिलता है। सर इसमें भी 12 मासा मिलता है, जी हाँ।
और पद्मावत में भी 12 मासा मिलता है। पद्मावत का 12 मासा आषाढ़ माह से शुरुआत होता है, लाखन सिंह जी ने लिख दिया है। पद्मावत का 12 मासा कहाँ से प्रारंभ होता है? आषाढ़ माह से प्रारंभ होता है। चलिएगा, तो फिर हिंदी के प्रथम मुस्लिम कवि कौन हो गए? अब्दुल रहमान हो गए। अगला प्रश्न ये रहा, अगला प्रश्न यह रहा। लाइक नहीं कर रहे हो? कर दिया सर, बिल्कुल धन्यवाद आपका, लाइक कर दिया है तो। चलिए आगे बात करें अपन, आगे बात करें। 8वां प्रश्न, आदि काल में रचित सर्वश्रेष्ठ लौकिक ग्रंथ है। आदि काल में रचित सर्वश्रेष्ठ लौकिक ग्रंथ है, बताइएगा कौन सा सर्वश्रेष्ठ लौकिक ग्रंथ है? पृथ्वीराज रासो, दोहा कोश, पदावली, बसंत विलास। किस काल की बात हो रही है? आदि काल में रचित सर्वश्रेष्ठ लौकिक ग्रंथ की बात हो रही है। ध्यान रखिएगा, ध्यान पूर्वक उत्तर देना है। आदि काल में रचित सर्वश्रेष्ठ लौकिक ग्रंथ कौन सा है? बताइएगा। आदि काल में रचित सर्वश्रेष्ठ लौकिक ग्रंथ की बात करें तो कौन सा है? बताइएगा कौन सा है? आदि काल में रचित सर्वश्रेष्ठ लौकिक ग्रंथ है, पृथ्वीराज उत्तर आ रहा है। राधा रविंद्र साहू कह रहे हैं ए है। ए सचिन जी कह रहे हैं डी। पृथ्वीराज रासो, शिवानी यादव जी ए, 8 का सी। पृथ्वीराज रासो, प्रश्न को सही नहीं समझ रहे हो आप, ध्यान पूर्वक प्रश्न नहीं पढ़ रहे हो। बहुत कम विद्यार्थियों का सही उत्तर आ रहा है। हाँ, आषाढ़ माह से वो तो हो गया पूरा, पद्मावत की शुरुआत। 8 का डी नीरज जी कह रहे हैं। रामपाल 8 का सी बता रहे हैं। देखो साथियों, ध्यान पूर्वक पढ़िएगा। बात यह हो रही है कि आदि काल में रचित सर्वश्रेष्ठ लौकिक ग्रंथ की बात हो रही है। अधिकतर का उत्तर पृथ्वीराज रासो आ रहा है। अरे आदिकालीन साहित्य को, आदिकालीन साहित्य को अपन पढ़ रहे हैं। कहाँ पढ़ रहे हैं सर? सबसे पहले अपन ने सिद्ध साहित्य पढ़ा था। जी बिल्कुल पढ़ा था, सिद्ध साहित्य पढ़ा था। फिर कौन सा पढ़ा था? फिर नाथ साहित्य पढ़ा था। फिर कौन सा पढ़ा था? जैन साहित्य। और फिर चौथा कौन सा है? रासो साहित्य। रासो साहित्य। फिर बात करें तो फिर लौकिक साहित्य। कौन सा साहित्य है? लौकिक साहित्य। और फिर अपन बात करें तो फिर बात करें गद्य साहित्य। अब इन दोनों को प्रश्नों को अपन आज ले रहे हैं, लेकिन आप उत्तर बता रहे हो पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो रासो साहित्य में पढ़ा जा चुका है मित्रों। कहाँ पढ़ा जा चुका है? रासो साहित्य में पढ़ा जा चुका है। लेकिन यहाँ तो आदि काल में रचित सर्वश्रेष्ठ लौकिक ग्रंथ की बात हो रही है। पृथ्वीराज रासो लौकिक ग्रंथ नहीं है, ऐतिहासिक ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है? ऐतिहासिक ग्रंथ है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के जीवन पर आधारित है। चंद्रवरदाई ने जो लिखा है तो वो तो लौकिक कहाँ है सर? लौकिक ग्रंथ क्या है? लौकिक ग्रंथ जहाँ ग्रामीण प्रवेश की लौकिक प्रेम कहानी को, जो प्रचलित कहानियां हैं उनको आधार बना करके जो ग्रंथ लिखे गए हैं वो लौकिक ग्रंथ है। ये तो ऐतिहासिक ग्रंथ है। तो अधिकतर का उत्तर ए आ रहा था, जो गलत है। इसलिए प्रश्न को ध्यान पूर्वक पढ़ना होगा। दोहा कोश सर सरहपा की है। दोहा कोश किसकी है? सरहपा की रचना है। पृथ्वीराज रासो सर चंद बरदाई की है। चंद बरदाई की है। हिंदी का पहला महाकाव्य कहलाता है। अधूरी रचना है, जलहन ने पूरी की है। पदावली किसकी रचना है? पदावली विद्यापति की रचना है। किनकी रचना है? विद्यापति की। बसंत विलास के कवि का पता नहीं चलता है, अज्ञात कवि हैं। तो बताइएगा आदिकाल में रचित सर्वश्रेष्ठ लौकिक ग्रंथ कौन सा है? बसंत विलास है। क्या है? बसंत विलास है। जी अब जाकर के उत्तर आपका सही आने लगा है। अगला प्रश्न ये रहा, देखिएगा। प्राकृत पेंगलम किसकी बात कर रहे हैं सर? प्राकृत पेंगलम की बात कर रहे हैं। प्राकृत पेंगलम के प्रमुख संकलनकर्ता कौन है? क्या श्रीधर है, वंशीधर है, लक्ष्मीधर है, जज्जल है? बताइएगा प्राकृतिक पेंगलम के प्रमुख संकलनकर्ता कौन है?
प्राकृत पेंगलम के प्रमुख संकलनकर्ता कौन है, बताइएगा। नवेकासी उत्तर आ गया है। संकलनकर्ता बताओ, संकलन किनका करते हैं, एकत्र किनको करते हैं, सर लक्ष्मी को करते हैं। संकलन किसका करते हैं, सर लक्ष्मी का करते हैं। तो बताओ उत्तर क्या हो जाएगा, लक्ष्मीधर हो जाएगा। उत्तर क्या हो जाएगा, लक्ष्मीधर हो जाएगा। प्राकृत पेंगलम के प्रमुख संकलनकर्ता कौन है, तो फिर उत्तर क्या हो गया, लक्ष्मीधर हो गया। सर बंशीधर भी तो हमने पढ़ा था, हाँ पढ़ा था। प्राकृत पेंगलम के प्रमुख टीकाकार कौन है, प्राकृत पेंगलम के प्रमुख टीकाकार कौन है, तो फिर उत्तर आ जाएगा वंशीधर है। सर रणमल छंद किसकी रचना है, तो अपन पहले ही पढ़ चुके हैं कि रणमल छंद वंशीधर की रचना है। अगला प्रश्न देखिएगा, ये रहा। आदिकाल का मेघदूत किस रचना को कहा जाता है, आदिकाल का मेघदूत किस रचना को कहा जाता है। क्या बीसल देव रासो को कहा जाता है, क्या संदेश रासक को कहा जाता है, क्या राउर वेल को कहा जाता है, या बिहारी सत्सई को कहा जाता है, या फिर बताइएगा या बिहारी सत्सई को कहा जाता है। सर बीसल देव रासो से किस बीसल देव रासो से 12 मासा वर्णन की परंपरा की शुरुआत हुई थी। संदेश रासक से षड ऋतु वर्णन की शुरुआत हुई थी। राउर वेल से नक्षिक वर्णन की शुरुआत हुई थी। और बिहारी सत्सई को शक्कर की रोटी पदम सिंह शर्मा ने कहा है। बिहारी सत्सई को शक्कर की रोटी किसने कहा है, सर पद्म सिंह शर्मा ने कहा है। तो बताइएगा आदिकाल का मेघदूत कौन सी रचना कहलाती है, आदिकाल का मेघदूत रचना कहलाती है। उत्तर आ गया है सर संदेश रासक कहलाती है। क्या कहलाती है, संदेश रासक कहलाती है, संदेश रासक कहलाती है। 10वें का उत्तर हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा, संदेश रासक कितने प्रकरणों में लिखा गया है। 94 विद्यार्थी जुड़ चुके हैं, बड़े देर से आए हो आप, थोड़ा समय का पाबंदी रहिएगा। हालांकि मैं ये नहीं बोल सकता क्योंकि आज मैं भी खुद लेट आया हूं 10 मिनट, इसलिए फिर भी साथियों क्लास अनवरत अपनी चल रही है। आपका उत्साह बहुत जल्दी शिक्षा शास्त्र से परिचित कराने वाला है, उसकी प्लानिंग चल रही है। तथ्यों को मैं समावेशित कर रहा हूं, एकत्र कर रहा हूं, आपके लेवल के अनुसार क्या चीजें मायने रखेगी उनका संकलन मैंने प्रारंभ कर दिया है। ठीक है जी सर। तो आपने बता दिया है कितने प्रकरणों में लिखा गया है संदेश रासक, सर 3 प्रक्रमों में लिखा गया है। कितने प्रक्रमों में, 3 प्रक्रमों में लिखा गया है संदेश रासक। अगला प्रश्न देखिएगा, खालिक बारी किसकी रचना है, खालिक बारी किसकी रचना है। अमीर खुसरो की, अब्दुल रहमान की, कुतुबन की, मंझन की, कुतुबन की या मंझन की, बताइएगा किसकी रचना है। तो देखिएगा मंझन कौन करती है, सर मधु करती है। तो फिर बताओ मधुमालती किसकी रचना हो गई, मधुमालती मंझन की रचना हो गई। फिर मृगावती किसकी रचना है, मृगावती कुतुबन की रचना हो गई। अब्दुल रहमान की रचना अपन खूब डिस्कस कर चुके हैं, संदेश रासक से षड ऋतु वर्णन की परंपरा का प्रारंभ होता है। अमीर खुसरो की पहेलियां मुकरियां, 2 शकुने और पहेलियां मुकरियां। और आपको पता होगा कि परवे राग, इन्होंने बताइएगा कव्वाली के आविष्कारक कौन हैं, सर अमीर खुसरो हैं। कव्वाली के आविष्कारक कौन हैं, अमीर खुसरो हैं। खालिक बारी किसकी रचना है, खालिक बारी अमीर खुसरो की रचना है। कितने विद्यार्थी जुड़ गए हैं, 94 विद्यार्थी जुड़ चुके हैं। अमीर खुसरो की रचना खालिक बारी है। सर खालिक बारी के बारे में और कुछ तथ्य बता दीजिएगा। जी हाँ, खालिक बारी यह शब्दकोश है, यह क्या है, शब्दकोश है, यह एक शब्दकोश है। यानी किस रचना को उर्दू नज्म का जन्मदाता कहा जाता है, किस रचना को उर्दू नज्म का जन्मदाता कहा जाता है। तो उत्तर हो जाएगा खालिक बारी को कहा जाता है, अमीर खुसरो की रचना है।
आ गया बात समझ में? यहाँ पर आ गई होगी। उर्दू नज़म के जन्मदाता किस रचना के आधार पर हैं? खालिक बारिक रचना के आधार पर। ये लीजिएगा, कीर्ति लता की भाषा कौन सी है? कीर्ति लता की भाषा कौन सी है? मैथिली है, संस्कृत है, अवहट्ट है, पिंगल है। कीर्ति लता की भाषा कौन सी है? कीर्ति लता की आपको भाषा बताना होगा, तो फिर बताइएगा पदावली रचना किसकी है? पदावली रचना कीर्ति लता और कीर्ति पताका। कीर्ति पताका, कीर्ति पताका। अब आपको पता है कि कीर्ति लता और कीर्ति पताका यह वीर रस की रचनाएं हैं। सर इन सभी को लिखने वाले कौन हैं? सर इन सभी को लिखने वाले तो विद्यापति हैं। कौन है? इन सभी को लिखने वाले तो कौन है? विद्यापति हैं। विद्यापति हैं। कौन कौन सी रचना? कीर्ति लता, पदावली, कीर्ति पताका। ठीक है जी हाँ। पदावली की भाषा पूछी जाएगी आपसे, पदावली की भाषा पूछी जाएगी। पदावली रचना किस भाषा की है? सर मैथिली भाषा की है। इसी रचना के आधार पर विद्यापति को क्या कहा जाता है? सर मैथिल कोकिल कहा जाता है। तो फिर ब्रज कोकिल किसको कहा जाता है? सत्यनारायण कविरत्न को ब्रज कोकिल कहा जाता है। कीर्ति लता और कीर्ति पताका की भाषा क्या है? कीर्ति लता और कीर्ति पताका की भाषा साथियों विकल्प में क्या होगा? विकल्प में होगा अवहट्ठ। तो आपको यह लगाना है, और यह ना हो तो फिर आपको लगाना होगा अपभ्रंश भाषा है। कौन सी भाषा है? अपभ्रंश भाषा है। आगे क्या बात समझ में? फिर इनकी और भी रचनाएं हैं संस्कृत भाषा की। आप तो मुख्य ध्यान रख लीजिएगा, कीर्ति लता, कीर्ति पताका अवहट्ठ अपभ्रंश की है, पदावली मैथिली भाषा की है। बाकी बची हुई रचनाएं संस्कृत भाषा की है। यदि मैं आपसे पूछूं शैव सर्वस्व सार, तो बताओ यह किसकी रचना है? शैव सर्वस्व सार, सर यह तो विद्यापति की है। किसकी है? कवि शेखर कहा जाता है, कवि कंगहा कहा जाता है। फिर आपको पता है बच्चन सिंह ने विद्यापति को हिंदी का जातीय कवि कहा है, अरूप का कवि कहा है। क्या कहा है? अरूप का कवि कहा है। जी हाँ। एक आपको ध्यान रखना है, विद्यापति की एक रचना इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उस रचना का नाम क्या है? सर पुरुष परीक्षा है। पुरुष परीक्षा। पुरुष परीक्षा किस भाषा की है? तो साथियों में कह रहा हूं कि कीर्ति लता, कीर्ति पताका अवहट्ठ अपभ्रंश की है, पदावली मैथिली भाषा की है। इसके अलावा अधिकतर जो रचनाएं लिखी है विद्यापति ने, वह किस भाषा की है? तो वह संस्कृत भाषा की है। किस भाषा की है? संस्कृत भाषा की है। विद्यापति ऐसे कवि हैं जो आदिकाल और भक्ति काल की, जो आदिकाल और भक्ति काल की संक्रमण रेखा पर स्थित हैं। आदिकाल और भक्ति काल की संक्रमण रेखा पर स्थित हैं। तो फिर बताइएगा आदिकाल और भक्ति काल, आदिकाल और भक्ति काल की संधि रेखा पर कौन स्थित हैं? सर विद्यापति स्थित हैं। कौन स्थित हैं? विद्यापति स्थित हैं। ठीक है, ये आज का अंतिम प्रश्न था। बहुत शानदार, बहुत सारे विद्यार्थी जुड़े, आपका आभार। चलिए मिलते हैं कल अगली कक्षा में। इसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। आदिकाल 12 प्रश्न के साथ यहाँ पर समाप्त हो चुका है। 12 वाली कहानी आपको याद ही होगी। 12 वाली कहानी क्या है कि सर रामचंद्र शुक्ल ने 12 रचनाओं के आधार पर वीरगाथा काल कहा था। सर रामानंद के 12 शिष्य हैं। सर रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास की 12 रचनाएं मानी हैं। कितनी रचनाएं मानी हैं? 12 रचनाएं मानी हैं। ऐसा लगा होगा सर अभी अभी आए, हम तो अभी जुड़े हैं, अभी अभी आप जा रहे हो, अभी अभी आए हैं, बाद में जुड़े हैं। शुरू से क्लास को देखिएगा, अच्छी तरह रिवीजन कीजिएगा। अभी आए, अभी बेटे, अभी दामन संवारा है। सर आपकी जाऊं जाऊं ने तो हमारा दम निकाला है। नहीं आएंगे, मिलते हैं कल अगले वीडियो में बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक बने रहिएगा। बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, नमस्कार।